नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और वह आप लोग देखकर लाभ उठाइए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम स्टेट सेकंड फेज का चाहे एग्ज़ाम हो, टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। हालांकि स्पेशल यूपी लगा हुआ है। यूपी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम अभी अप्रैल और मई में है। साथ में आरपीएससी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का जून जुलाई में है। ठीक है, आप सभी की डेट्स भी हैं आपके सामने। आरपीएससी की ग्रेड 1 ग्रेड 2 की है, तो उसमें भी समान रूप से लाभदायक होगा। और टीआरई 4 के लिए तो रामबाण यह सिद्ध होगा। ठीक है, रामबाण, इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा नहीं। देख लेना, आप सभी की परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न छपने वाले हैं। स्टेट के अगर स्टेट आप लोग स्टेट की तैयारी करते हैं, स्टेट के नज़रिए से इसको देखते हैं, तो स्टेट के नज़रिए से आप सभी को बता दें कि अगर यही प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग 20 प्रैक्टिस सेट ही मिनिमम 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग लगातार कर लेते हैं और लगातार ज्वाइन रहते हैं और आप सभी लोग देखते हैं, तो आप सभी की परीक्षा में छपने वाले प्रश्न इसमें करवाए जा रहे हैं। आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप सभी लोगों का आराम से स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप लोग एक तीर से दो निशाने साधे हुए हैं। एक तो स्टेट तो आप सभी लोगों का तैयार ही हो जाएगा, और दूसरी बात प्रैक्टिस सेट अगर ऐसे क्वेश्चंस का है तो आप सभी लोग टीआरई 4 और 5 भी तैयार कर रहे हैं। तो मान के चलिए आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी सब्जेक्ट जिन भाइयों और बहनों का, दोस्तों का है, तो वह लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यह रामबाण सिद्ध होने वाला है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, इसी से व्याकरण हो चाहे आप सभी का हिंदी साहित्य हो, दोनों चीज़ें इसमें कंपाइल की गई हैं और प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों, आप सभी से वादा है कि 100 प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद में आप सभी को एक भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी बुक नहीं खरीदिए, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएंगे। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। हफ्ते में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट तो जरूर होंगे, मैक्सिमम जाएगा 3 तक। 3 प्रैक्टिस सेट हफ्ते में करवाने की कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट करवा दें। जैसे जैसे आप सभी का, सुन लेना दोस्तों, 2 मिनट की 3 मिनट की बात होती है, तो पूरी चीज़ सुन लेंगे तो आप सभी को कुछ नुकसान नहीं करेगा और आप सभी को आगे की प्लानिंग भी पता चल जाएगी। इस चैनल के माध्यम से 3 प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे हम हफ्ते के। ठीक, उसके साथ में दोस्तों क्या होगा, आप सभी का पीओक्यू चल ही रहा है, पीओक्यू हो जाएगा। हिंदी व्याकरण का पीओक्यू नहीं चल रहा है, तो स्पेशल हिंदी व्याकरण का पीओक्यू स्टार्ट करवा देंगे। अगर भारत की परीक्षा में पूछा गया एक भी प्रश्न है, भारत की परीक्षा में पूछा गया हिंदी से संबंधित एक भी प्रश्न है आप सभी का, तो इसी से कंप्लीट हो जाएगा और पीओक्यू कहीं से कुछ जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी से पीओक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में दोस्तों आप सभी का यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसमें व्याकरण और हिंदी दोनों है। ठीक है, और साथ में इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ तक इसका लेवल है प्रैक्टिस सेट का। और साथ साथ में आप सभी को दोस्तों बता दें, 100 प्रैक्टिस सेट मतलब 100 प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तो 120 का रखा था टारगेट, लेकिन पहले सोचा जितना पूरा किया जा सके उतना रखो, लेकिन 100 प्रैक्टिस सेट पूरे करवा दिए जाएंगे आप सभी के टीआरई 4 के एग्जाम से पहले। टीआरई 4 आप सभी का मई में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है कि मई में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा और फरवरी एंड तक आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैक्सिमम फरवरी एंड बता रहे हैं, अगर बढ़ेगा तो 4-5 दिन बढ़ेगा। फर्स्ट वीक आप सभी का मार्च में नोटिफिकेशन, फर्स्ट वीक मार्च तक नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा, अगर ज़्यादा डिले करेगा तो। नहीं तो आप सभी का फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, तो एग्जाम बता दिए, नोटिफिकेशन बता दिए। स्टेट सेकंड फेज का इस पर निर्णय आना है, अभी देखो क्या होता है, उसके बाद में क्लियर होता है। अगर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल लगे रहिए कि स्टेट सेकंड फेज कहीं एकदम से दे दिया डेट, 15 दिन में स्टेट करवा लिया, तो आप सभी का बंटाधार हो जाएगा। जैसे टीआरई 1 में हुआ था, क्या हुआ था, टीआरई 2 में हुआ था, 15 दिन में स्टेट करवा के 1 हफ्ते में रिजल्ट दे दिया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, चैनल के माध्यम से आप सभी को आगाह किया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ देर न करते हुए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आप सभी लोगों को प्रश्नों का उत्तर बताना है। पहले प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 दिसंबर 1948, 14 दिसंबर 1949। कब बनाया गया था? यह स्टेट में पूछा गया प्रश्न है और टीआरई में भी पूछा गया प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट में भी रखा गया है। आप सभी सोच सकते हैं यही प्रश्न आप सभी के सामने वहाँ परीक्षा हॉल में होंगे, ऐसे ही प्रश्न होंगे। ठीक, तो आप सभी को लास्ट तक बने रहना। 80 क्वेश्चंस की बात है, 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में जैसे चाहे मन चाहे आप लोग निपटा सकते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाई गई थी। ठीक है, तो भारत की राजभाषा कब बनाई गई थी? 14 सितंबर 1949 को। दोहराया इसलिए जाता है कि एक बार दिमाग में न घुसे दोबारा घुस जाए, ठीक, इसलिए दोहराया जाता है। और आप सभी का संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान में किस भाग में राजभाषा है,
राजभाषा किस भाग में है, तो आप सभी को बताना पड़ेगा 17 भाग में, भाग 17 में, ठीक है। आप सभी की भाषाएं हैं, राजभाषा है, ठीक। अनुच्छेद पूछ लिया जाए, आर्टिकल पूछ लिया जाए, ठीक है। अनुच्छेद, आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं। तो 343 से लेकर 351 तक आप सभी की राजभाषा है। ये भी याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर यह नहीं याद रखते हैं तो समझ लीजिए आप सभी लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। 3 चीज़ें याद रखना, 17 भाग में है, 343 से 351 आर्टिकल में है, और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाई गई थी। बस इतना याद रखना, और अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो अगले प्रैक्टिस सेट में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आप सभी के सामने 2 और 3 दोनों क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को आंसर बताना है बस, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। दूसरे नंबर का आंसर बताना है, भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और शतम वर्ग विभाजन किस विद्वान ने किया है। केतुम, और अब देख लीजिए यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए बूलर हो जाएंगे, गियर्सन हो जाएंगे, स्टुअर्ट हो जाएंगे कि अस्कोली हो जाएंगे, तो आप सभी के अस्कोली हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको याद रखना, भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और शतम वर्ग विभाजन किस विद्वान ने किया, तो अस्कोली ने किया है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन सुन लेना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आप लोग सुनते हैं। एक्सप्लेन को जरूर सुनना चाहिए। तो क्वेश्चन तो देख लीजिए, एक्सप्लेन जरूर सुनना चाहिए। मेरा कोई काम नहीं है, मैं टिक लगा कर आगे चला जाऊँ, उस पर मेरा कम समय में ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए ही एक्सप्लेन बताया जाता है कि आप सभी लोग एक बार जरूर अगर पढ़े होंगे तो रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा, भारोपी परिवार की भाषाओं का केतुम और शतम वर्ग में विभाजन अस्कोली ने किया है, ठीक है, इतना याद रखना। और आगे अगर पूछा जाए तो किस आधार पर किया है, तो ध्वनि के आधार पर किया है। किस आधार पर, तो ध्वनि के आधार पर किया है। याद रखना, कहीं भूल ना जाना। केतुम व शतम वर्ग की भाषाओं का जो अगर पूछा जाए कि शतम वर्ग और केतुम वर्ग में भाषाएं कौन रखी गई हैं, तो शतम वर्ग में, शतम वर्ग में भाषाएं रखी गई भारत और ईरानी, ठीक है। भारतीय और ईरानी जैसे आर्य भाषा, ठीक है। बाल्टो स्लाविक शतम वर्ग में है, अर्मीनी है, अल्बानी है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप सभी लोग सुन लीजिए। केतुम वर्ग में है जार्मनिक है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट इटालिक है। 6 भाषाएं, ठीक। कितनी भाषाएं, 6 भाषाएं हैं आप सभी की। तो आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना, हालांकि इतना एक्सप्लेन नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना, भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और शतम विभाजन किस विद्वान ने किया है, तो अस्कोली ने किया, ठीक है। भारत की संपर्क भाषा 3 नंबर प्रश्न, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, आप सभी को बताना है, तो हिंदी है। संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी है। और हिंदी को संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। अवधी है, बघेली है, मैथिली है कि छत्तीसगढ़ी है, तीनों में से बताना है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आप सभी की मैथिली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, किसके, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। 3 भाषाएं आती हैं, ठीक। तो आप सभी को याद रखना। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी, मगही और ले लीजिए मैथिली। ये 3 भाषा याद रखना, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अच्छा, मैथिली क्या है, पूर्व में है बिहार के भी, और आप सभी लोग देखा जाए तो भारत के भी पूर्व में मैथिली पड़ती है। तो पूर्वी हिंदी ऐसे ना लगाना, बिहारी हिंदी भी एक बोली है, ठीक, सॉरी भाषा है, तो आप सभी को उसमें लगाना है, ठीक। उसको क्या कहते हैं, मगही, सॉरी भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की भाषा है, इतना याद रखना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या बताइए। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या बताना है सभी को। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, 11 है। 11 है स्वर वर्णों की संख्या। अगर यह रचना के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाए, प्रयोग के आधार पर तो 10 है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा तो 10 है, और टोटल पूछा जाए स्वर वर्ण, ऐसे पूछ लिया जाए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर, तब 10 लगाना, ठीक है, क्योंकि री को लिया नहीं जाता है। री एक संस्कृत का स्वर्ण है, ठीक है। हिंदी में उसका प्रयोग कम होता है, ठीक। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद बताने हैं आप सभी को। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। बी वाला सही हो जाएगा आप सभी का। कौन कौन से होते हैं, भेद बताइए। हास्य स्वर होते हैं, कौन कौन से होता है, हास्य स्वर होता है, हर्ष स्वर जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता है। और तीसरा दोस्तों होता है आप सभी का प्लुप्त स्वर। क्या होता है, प्लुप्त स्वर,
तो ये 3 स्वर होते हैं आप सभी के। और दीर्घ हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये आ जाते हैं आप सभी के हर्ष स्वर। तो पूछ लिया जाता है कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये तो ऐसा भी है और ये ऐसा भी है। ये दोनों जो है क्या आप सभी के दीर्घ स्वर हैं। ओ और औ आप सभी को पता है, बड़ा और बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक, छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ, ठीक। तो आप सभी के दीर्घ स्वर हो जाएंगे। प्लुप्त स्वर देखा जाए, जैसे आप सभी का ओम लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, तो क्या होता है? ओम। लगभग 3 बार अगर 3 वर्णों का मेल हो तो होता है ओम, ठीक है, प्लुप्त स्वर हो जाता है। इसका कोई अंत नहीं होता है। चलो सॉरी, 3 नंबर इसका सही है, ये नहीं सही, ठीक। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आप पूछे कोई तो हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त, ठीक है। प्लुप्त नहीं तो प्लुप्त होता है। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न, अगर मुझसे कुछ बाई मिस्टेक निकल जाए, क्योंकि कंटिन्यू बोलना पड़ता है ना 1-1.5 घंटे तक, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। अगर हो जाए तो क्षमा कर देना और कमेंट बॉक्स में सुधार देना। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि देखेंगे क्लास को तो मुझसे भी योग्य होंगे, मुझसे भी ज़्यादा जानकार होंगे, तो उनसे सभी से निवेदन है कि अगर कुछ भी मुझसे गलती निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, जिससे कि गलतियाँ पिन कर दी जाए, दोबारा गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न शुद्ध वर्तनी शब्द है, निम्न शुद्ध वर्तनी शब्द है। कालिदास लिखा हुआ है, यह शुद्ध वर्तनी शब्द है कि भास्कर है कि कैलाश है कि अमावस्या है? तो अमावस्या या शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। आप सभी को यह याद रखना। जैसे कालिदास होता है, नहीं कालिदास होता है, क्या होता है? आप सभी लोग भी हमेशा कालिदास कहते हैं, लेकिन कालिदास कहिए, कालिदास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालिदास, छोटी की मात्रा लगेगी इसमें, बस और कुछ नहीं। भास्कर अगर लिखा जाए तो भास्कर आप सभी को पता होगा, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा पेन वैसे नहीं चलता है जैसे चलना, इसीलिए हम रीजनिंग मैथ पढ़ाते नहीं। भास्कर, ठीक है, ऐसे लिखा जाए, ये यहाँ पर सा, ये वाला सा बन जाएगा, ठीक है। और कैलाश जैसे हो गया आप सभी का, तो कैलाश में सा ये लगा बना हुआ है, तो लेकिन सा ये वाला बनेगा, बाकी सही है, ठीक। चलिए, अमावस्या आप सभी का सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चारों प्रश्न आप सभी को तोड़ मरोड़ के बताए जाते हैं। इससे अच्छा आप सभी को अगर पीपीटी पे कोई पढ़ाए तो पीपीटी पर 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं, 50,000 व्यूज़, 50 के 60 के तुरंत व्यूज़ आ जाते हैं एक दिन में। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि चैनल को शेयर जरूर कर दिया करिए, और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना, आप सभी से निवेदन है। इतना करेंगे तो आप लोग ये पाइए कि 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी के रुकेंगे नहीं, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है। प्रश्न देख चुके हैं हम लोग, 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। चलिए बताइए इसमें क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप सभी को बताना है आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सुगमता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, या तीनों वाक्य क्या है दोस्तों? तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, आप सभी को बताना है। मैं आपकी सुगमता पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं अपनी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये तो शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों हो ही नहीं सकता, ये भी काट दीजिए। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये बताना है आप सभी को, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में डालिए। अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना, ठीक है। तो आप सभी का ये, इसे मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक, सुगमता पर नहीं होता, ये गलत है, ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न। समय थोड़ा देते हैं आप सभी को, जिससे कि आप सभी लोग सॉल्व थोड़ा कर सकें। हम ही बोलते जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैतक्य में संधि है, तो मैतक्य में कौन सी संधि है आप सभी को बताना है। मैतक्य में कौन सी संधि है आप सभी को बताना है। ए हो जाएगा आप सभी का गुण संधि, बी हो जाएगा वृद्धि संधि, सी हो जाएगा अयाद संधि, और डी हो जाएगा यड़ संधि। आप सभी को आंसर बताना है। तो आप सभी की मैतक्य में संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक है। मैतक्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। मत प्लस एक, इसका क्या होता है? मत प्लस एक के, यह होता है वृद्धि संधि, ठीक है। तो इसमें का आ निकाल लीजिए छोटा, इसमें का ए निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे, ठीक। यही तो होता है वृद्धि संधि का रूल। चलिए दोस्तों बी वाला सही हो गया आप सभी का। चलिए 10 नंबर प्रश्न हम लोग, सॉरी 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक। और वृद्धि संधि में जैसे महौषध लिखा हो, एकाएक लिखा हो, तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा पेन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एकाएक लिखा हो, एकाएक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, एकाएक। तो इसमें ठीक है, क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा।
और अगर देखा जाए महा प्लस औषध, महा प्लस औषध तो महौषध हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्धन का संधि विच्छेद होगा, निर्धन का संधि विच्छेद होना है, आप सभी को बताना है। तो इसमें विसर्ग संधि होगी, आप सभी को याद रखना विसर्ग संधि होगी, लेकिन कौन सी विसर्ग संधि होगी आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा विसर्ग संधि का? नी प्लस धन, निर्धन प्लस धन, तो किसी में है ही नहीं, इसमें तो व्यंजन संधि बना दिया है, इसमें है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी का इससे आ जाए निरूपाय, क्या आ जाए? निरूपाय। तो इसकी संधि विच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना। एक आ जाता है दुर्गंध, क्या आ जाता है? दुर्गंध, दुर्गंध की आप लोग संधि विच्छेद डालना। तो ऐसे ही आप लोग संधि विच्छेद थोड़ा डालना, दुरात्मा की डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताया जा रहा है, दुरात्मा की आप लोग संधि विच्छेद जरूर डालना कि कौन से संधि विच्छेद इनमें तीनों में है, दुर्गंध, निरूपाय और दुरात्मा। चलिए दोस्तों, ये तीनों में है तो आप सभी की विसर्ग संधि, लेकिन आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है। दोस्तों यह 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। यूसरी, यूसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? आप सभी को बताना यूसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये पर्यायवाची पार्वती का, आप सभी को पता होगा पार्वती का पर्यायवाची यूसरी है। और पर्यायवाची पार्वती की और से बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची, तो आप लोग पर्यायवाची देख लीजिए। अपर्णा होता है, क्या होता है? सुन लीजिए एक बार, अपर्णा होता है। और अंबिका होता है, जैसे अंबिका आ जाए, अंबिका किसका पर्यायवाची है? तो अंबिका किसका पर्यायवाची है? ईश्वरी का, ईश्वरी मतलब पार्वती का पर्यायवाची है। अगर आप सभी का उमा आ जाए, गौरी आ जाए, गिरजा आ जाए, भवानी आ जाए, ठीक है, तो याद रखना आर्या, उमा, गौरी, गिरजा, भवानी ये सब पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। धरती के पर्यायवाची, धरती जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, तो धरती के पर्यायवाची आप सभी को याद रखना। वसुधा हो गया, क्या हो जाए? वसुधा। भू हो गया, भूमि हो गया, धरा हो गया, जमीन हो गई, थल हो गया, भूतल हो गया, ये सब क्या हो गया? वसुधा के पर्यायवाची। अब यहाँ पर लिखा है पत्नी के पर्यायवाची, पत्नी के याद रखना है, पत्नी अगर नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। प्रिया हो गया, जोरू हो गया, घरवाली हो गया, ये सब तो पता ही होंगे, गृहिणी ये भी पता होगा, लेकिन भार्या फंस जाता है किसी किसी को कि भार्या क्या पत्नी का नाम, पत्नी का पर्यायवाची है तो है। वामा क्या? भार्या हो गया, भार्या भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो पर कंटिन्यू स्टडी करते हैं उनको भी बिल्कुल कर पता होगा। लेकिन वामा, वामा जैसे है तो वामा में जैसे वामा हो गया, और वामा में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि सरस्वती से इसको जोड़ देते हैं, तो वामा का सरस्वती का नहीं, पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची वामा तो है ही है, तो एक याद रखना कांता, कांता भी पर्यायवाची है पत्नी की। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। आप सभी को 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग है, तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आप सभी को बताना है। तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ उपसर्ग है। कौन सा? आ उपसर्ग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट बताया दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें सब में दम नहीं होता प्रश्न में, और आप सभी का समय जिसमें प्रश्न पे देना होता है उस प्रश्न पर हम समय जरूर देते हैं। तो आप सभी का सही हो जाएगा, आकर्षण में आ उपसर्ग है। ठीक है, है उपसर्ग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हम लोग बात कर ले। अच्छा, उपसर्ग तो पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप सभी को ये सब चीज़ें बताना है। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, अब बार बार वही चीज़ दोहराना हर प्रैक्टिस सेट में अच्छा नहीं लगता। जो शुरू से सीरीज में जुड़ा होगा तो उसको जरूर पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट में ही एक्सप्लेन परिभाषाएं बताई जाती हैं। ठीक है, चंद्रमुख में समास है, तो चंद्रमुख में समास है, आप सभी को बताना है। आंसर बताना है आप सभी को, चंद्रमुख में समास है, कमेंट बॉक्स में डालिए। हालांकि आप सभी को पता होगा कि विशेषण और विशेष है, ठीक है, और उपमेय और उपमान मिलकर क्या बनता है? कर्मधारय समास बनता है। तो इसमें क्या है? चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख है, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो विशेषण विशेष का इसमें समास है, तो कर्मधारय समास बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न। जल शब्द में, जल शब्द कौन सा है? रूढ़ है, योग रूढ़ है कि यौगिक शब्द है? आप सभी को बताना है। योग रूढ़ है कि यौगिक शब्द है? आप सभी को बताना है। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, रूढ़ शब्द है जल। ठीक है, जल रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द होते कौन से हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। और जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और परंतु जो शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इतना याद रखना, बाकी बल्ले बल्ले। आप सभी का जल क्या है? योग रूढ़ शब्द है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या
4 नंबर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताना है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताना है आप सभी का। 16 नंबर प्रश्न है। तो कितने होते हैं, तो आप सभी के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये क्या होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, इतना याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बस इतना याद रखना, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब कुछ पहली वीडियो में, पहली या दूसरे प्रैक्टिस सेट में सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए आए हैं, जो जो प्रश्न बनता हुआ है। परिश्रम शब्द है, परिश्रम शब्द आप सभी को बताना है कौन सा है। तो परिश्रम शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो परिश्रम क्या है, यौगिक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं, आप सभी को बताना है। घोड़ा नहीं है, तोता नहीं, पक्षी नहीं, कि शिव नहीं। हरि का अनेकार्थी शब्द बताना है। कौन सा नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो हरि का अनेकार्थी शब्द पक्षी नहीं है। ठीक है, बाकी घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है, तोता है, शिव है, और भी है, विष्णु है, पहाड़ है, सिंह है, वानर है, सर्प है, यमराज है। ये सब क्या है, हरि के पर्यायवाची। ठीक है, पक्षी लेकिन हरि का पर्यायवाची नहीं है, ये इतना याद रखना। घोड़ा, तोता, शिव, पर्वत, ठीक है, सॉरी पर्वत नहीं, पहाड़, और वानर, सिंह, सर्प, हाथी। आप सभी क्या है, जो कुछ भूल गए हो पहली बार बताने, जो पहले बताए थे वो दोबारा बताए, तो दोबारा पहले और दोनों बार सुन लेना आप सभी लोग। ठीक है, पत्राचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी को बताना है। पत्राचार में कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको तोड़ दीजिए। पत्राचार, पत्र प्लस आचार क्या हो जाएगा, पत्र प्लस पत्र, तो ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, आचार, सॉरी आचार। ठीक है, तो आचार कहाँ लिखा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्राचार। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा प्रत्यय लीजिए। प्रत्यय की परिभाषा है, जिन शब्दों के पीछे जुड़कर, जो शब्द एक शब्द दिया हुआ उनके पीछे जुड़कर और एक नया शब्द बना दे उन्हें कहते हैं प्रत्यय। चलिए, उपसर्ग होते हैं, आगे जुड़ जाते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग आप सभी को बताना, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को बताना है। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 1। हिंदी में लिंग पूछा गया था, हिंदी में ही वचन पूछा गया आप सभी से। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला बताइए, दूसरा बताइए आप सभी लोग। ठीक है, तो पहला हो जाता है एक वचन, क्या हो जाता है, एक वचन, और दूसरा हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक वचन और 2 बहुवचन। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर भी देना है सभी लोग। हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होते हैं, देखिए कितने तगड़े तगड़े प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न तैयारी में स्टेट में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग धैर्य रखिए। आप सभी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दिया जाएगा। 80 में से 75 बोले गए हैं, तो 80 में से 75 आप सभी लोग लेकर आएंगे। बाकी 40 नंबर की भी आप सभी की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो रही है। 40 नंबर जोड़िए, और 40 नंबर में 32 की गारंटी होगी, 32 प्रश्न आप सभी के सही होंगे। तो 75 32 कितना हो जाएगा, 107, 120 में आप सभी के आ जाएंगे। तो आप लोग सिलेक्शन नहीं, मिठाई बनवा लेना सिलेक्शन के पहले। ठीक है, चलिए हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम सभी आप सभी को बताना है। हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने, 11 सर्वनाम होते हैं। अच्छा, कौन आया है यह प्रश्न, या स्टेट में पूछा गया, तैयारी में पूछा भी गया है, और बहुत सारे बड़े एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होते हैं। और हिंदी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, ये भी पूछा गया है। लेकिन आप सभी लोग 11 सर्वनाम याद रखना। तो एक तो हो गया मैं, ठीक है, दूसरा आप सभी को देखा जाए तो तू हो गया, ठीक है, तू हो गया। तीसरा देखा जाए, सुन लेना, अगर लिखने में थोड़ा त्रुटि हो रही तो आप लोग सुन जरूर लेना। तो मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, क्या हो गया, आप हो गए, और यह हो गया, वह हो गया, यह, वह, और सो जो कौन, सो जो कौन, क्या, क्या, कोई, और कुछ। ये क्या है, 11 आप सभी के सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाए, यहाँ पर तो पूछ रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 हैं। अगर प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाए, प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या पूछ ली जाए तो 6 है। 6 सर्वनाम आप सभी को पता होने चाहिए, और 6 सर्वनाम आप सभी को
पता भी होंगे। कौन कौन से 6 सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग 23 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्योंकि 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। मेरा कुत्ता काला है, वाक्य में काला प्रकार का विशेषण है? प्राविशेषण, विधेय विशेषण, अंतर विशेषण के सर्वनामिक विशेषण? आप सभी को बताना। काला तो विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण नहीं है। सर्वनामिक विशेषण आप सभी को बता चुके 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी का हो जाएगा विधेय विशेषण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइए धड़ाधड़ फटाफट। आप लोग जितने मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आप सभी के सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के जैसे लीजिए, इसको ज़्यादा अन्यथा में न लेना। तो क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना शब्द क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा है, सहायक क्रिया है, एक और बचा है नाम नाशबोधक क्रिया है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया है आप सभी को बताना है। तो आप सभी को क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। तो अच्छा, वह संज्ञा शब्द जो संज्ञा के साथ साथ किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। क्या होता है? संज्ञा के साथ साथ किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है तो क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे कहीं कहा जाए आपसे कहना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। और आप सभी का टहलना क्या होगा? क्रियार्थक संज्ञा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। मैंने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है, आप सभी को बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैंने पुस्तक पढ़ी कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब आप कहेंगे कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, ठीक है, तो उसे वाच्य कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य होते हैं, देखो कर्तवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं और कर्मवाच्य होते हैं। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आप सभी को याद रखना है। और जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, किसके? कर्ता के अनुसार, तो उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। और जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यह जो पढ़ी है या जो पढ़ी है तो यह पुस्तक के अकॉर्डिंग आया। तो पुस्तक क्या है? कर्म है, ठीक है। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ी, यह इसका चेंज हुआ है, ठीक है। वचन और लिंग चेंज होता है जिसके कारण उसी को कहते हैं कर्म। कर्म के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्ता के संज्ञा के कारण अगर चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉरी, कर्ता के कारण चेंज होता है तो कर्तवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना आप लोग। और पढ़ी क्या चेंज हुआ है? इसका लिंग चेंज हुआ है तो पुस्तक के कारण चेंज हुआ है, ठीक, मैंने के कारण नहीं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। फटाफट किस प्रकार का अव्यय है? फटाफट रीतिवाचक का समुच्चय बोधक है, परिमाणवाचक है कि संबंधवाचक है? तो फटाफट आप सभी को बताना है। तो फटाफट बताना भी है और फटाफट का आंसर भी बताना है। तो फटाफट रीतिवाचक अव्यय है। क्या है? रीतिवाचक अव्यय है आप सभी का। और आप सभी का एक हो जाए ऐसे वैसे, आपने सुना होगा ऐसे वैसे, तो भी रीतिवाचक है। और धीरे अचानक, ये भी हैं। और कैसे मानो, ये भी हैं। और स्वतः परस्पर यथाशक्ति फटाफट, ये सब क्या है? रीतिवाचक अव्यय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं अक्सर, कहीं पीपीटी पर नहीं देखने को मिलते, यहीं देखने को मिलेंगे आप सभी को, क्योंकि आप सभी को बुक्स डिस्कशन की जा रही है, ना कि कोई पीपीटी बनाकर आप सभी को डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने को नहीं। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। तो कुछ शब्द है तो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है। तो इसमें कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो आप सभी को बताना है सर्वनाम है क्या है। आप सभी को बता दिया गया है, बताइए आंसर बताइए आप सभी लोग। तो इसमें कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो विशेषण है, ठीक है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, विशेषण है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई शब्द है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई शब्द है, आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो संख्यावाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी वाला सही हो जाएगा। वाक्य का प्रकार एक प्रकार नहीं है, वाक्य का प्रकार
एक प्रकार नहीं है। आप सभी को बताना है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य या उपवाक्य जो है वाक्य का प्रकार नहीं है। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना कहलाता है वाक्य रचना, वाक्य रूपांतरण, उपवाक्य की वाक्य संयोजन। तो वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, सी वाला आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक सेकेंड 30 नंबर प्रश्न है। हाँ, 30 नंबर प्रश्न आप सभी के पहुंच गए हम लोग 30 नंबर प्रश्न पर, बधाई हो। चलिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कौन सा है आप सभी का? एक सेकेंड, ऊपर प्रश्न तो ले आइए। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है कहलाता है शब्द कहलाता है, विशेष कहलाता है, वाक्य कहलाता है कि उपवाक्य कहलाता है? आप सभी को आंसर बताना है। तो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। ये वाला सही हो जाएगा। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है तो उपवाक्य कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, वाक्य में अशुद्धि है। तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, वाक्य में अशुद्ध क्या है? उसने अनेक प्रकार की अनेक विद्या, कौन सी इसमें जो है अशुद्धि है? आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें विद्या शब्द में अशुद्धि है, डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, विद्या शब्द नहीं होगा, विद्याएं होगा। ठीक, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो। जो उपवाक्य प्रधान या, एक सेकेंड दोस्तों, या मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना हो तो उसे क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, तो उसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, 33 नंबर का बी सही हो जाएगा। 33 नंबर नहीं, 34 नंबर प्रश्न है शायद, 33 नंबर प्रश्न है, तो 33 नंबर का बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधान उपवाक्य कहेंगे। चलिए दोस्तों, बाछे खिलना अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना है आप सभी को। तो बाछे खिलने मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना है अत्यंत प्रसन्न होना। कहाँ है अत्यंत प्रसन्न होना? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप सभी को आंसर बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का आंसर बताना है। मनचाही बात हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख, ये सब नहीं होगा। अकेला मनुष्य क्या होगा? ये सी वाला सही हो जाएगा। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार का आंसर बताना है सभी को। ठीक है, कौन सा इसमें अर्थालंकार है? ऐसे ही प्रश्न स्टेट में बनते हैं, टीजीटी पीजीटी में बनते हैं, 6 to 8 में बनते हैं। ठीक है, और यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आरपीएससी ग्रेड 1 हो, बीएमपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी का एक भी प्रश्न आता है तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आप सभी के। ठीक है, तो बताइए अर्थालंकार है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग थोड़ा आंसर डाला करिए और थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी किया करिए, थोड़ा चैनल को शेयर कर दिया करिए और चैनल को लाइक कर दिया करिए। चैनल को लाइक तो करिए दिया करिए, एक क्लिक करना होता है, लाइक हो जाता है। अगर लाइक कर देंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से किया गया प्रयास जो है सफल हो रहा है। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी का। तो इसमें क्या अर्थालंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार है, रूपक अलंकार। तो अर्थालंकार अलंकार के भेद कितने होते हैं आप सभी को बताना है। 3 प्रकार के अलंकार के भेद होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला अलंकार होता है आप सभी का अलंकार, पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार भी देखा जाए तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, विपस्सा हो गया, ओक्रोक्त हो गया। ये 4-5 याद रखना इंपॉर्टेंट है। शब्दालंकार में अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, विपस्सा हो गया, ओक्रोक्त हो गया। अर्थालंकार में पूछा गया तो उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। तो ये याद रखना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, ये क्या हो जाएंगे आप सभी के अर्थालंकार हो जाएंगे। तो यह यमक, अनुप्रास और श्लेष, विपस्सा, ओक्रोक्ति, ये सब क्या हो जाए? उक्रोक्ति क्या हो जाएंगे? शब्दालंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आप सभी का अर्थालंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं आप सभी को बताना है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं आप सभी को आंसर बताना है। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
5 भेद कौन कौन से आप सभी को बताना है। तो 6 का अनुप्रास पहला हो गया, सुन लेना, ध्यान से सुनना। दूसरा हो जाएगा वृत्तानुप्रास। तीसरा हो गया दोस्तों लटानुप्रास। चौथा हो जाएगा अंत्यानुप्रास। और पांचवा दोस्तों आप सभी का हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। तो आप सभी को याद रखना है श्रुत्यानुप्रास को, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, आप सभी का सी हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास, पांचवा हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब कौन सा अलंकार होता है? आप सभी को बताना है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब कौन सा अलंकार होता है? भेद रहित वर्णन हो तब कौन सा अलंकार होता है? आप सभी को बताना है। तो हालांकि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर भेद रहित संभावना हो, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन होता है तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इतना याद रखना। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पूछ लिए जाते हैं क्योंकि टीआरई में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है। पहला हो जाएगा वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा हो जाएगा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो सॉरी 3 हो जाएंगे, तो तीनों याद रखना, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वस्तु, हेतु और फलो 3 याद रखना, बाकी उत्प्रेक्षा लगा लेना तीनों में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 39 नंबर प्रश्न। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। इसमें अलंकार आप सभी को बताना है। तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ये आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीकरण क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेघमय आसमान से, सॉरी एक सेकेंड, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी से परी से, धीरे 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 धीरे। तो मेघमय आसमान से, इसमें क्या हो जाएगा कि किसी प्राकृतिक चीज का जो है मानवीकरण कर दिया गया। ठीक है, मानव जैसी सुंदरता, ठीक है, ये सब चीजें हैं। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, संध्या का किससे कर दिया गया? संध्या को दिखाया गया है कि ये एक सुंदरी है जो परी से धीरे धीरे उतर रही है। तो संध्या को क्या कर दिया गया है? मानवीकरण कर दिया गया है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता से, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझाने में हो जाएगा तो क्षमा कर देना। आपका छोटा भाई हूँ, किसी किसी का बड़ा भाई हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, अपने दोस्तों ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना, जिससे कि इस चैनल पर पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आती हैं कि आगे सही डायरेक्शन में चल रही कि नहीं चल रही, आप सभी को पसंद आ रही कि नहीं आ रही, आप लोग इससे अपना लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि मेरा भी टाइम चला जाता है, 1 घंटे के आसपास चला जाता है, और आप सभी को लाभ ना हो तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो बता देना, कुछ चेंजेस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो चेंजेस जो अवश्य होंगे और आप सभी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। वह चिड़िया जो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वह चिड़िया जो, यह दोस्तों प्रश्न आप सभी का एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रश्न है। वह चिड़िया जो कविता से प्रेरणा किसकी मिलती है? तो आप सभी के संसार में निर्दयतापूर्वक रहना, स्वयं पर विश्वास करना, अकेले में खुशी से रहना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आप सभी के हो जाएंगे डी। अच्छा, या जो है यह चिड़िया जो, सॉरी वह चिड़िया जो किसकी रचना है? आप सभी को पूछ लिया गया था टीआरई 3 में। तो केदारनाथ अग्रवाल की, किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की यह पुस्तक है। ठीक है, यह कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह चिड़िया जो, कौन सी दोस्तों? वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा, हमको बुद्धू ही निरा समझा, हम समझते ही नहीं कैसे, जैसे कि आपको बीमारी है। उपरोक्त पंक्ति किस रचना से संबंधित है? आप सभी को बताना है। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो एक शमशेर बहादुर की रचना है, शमशेर बहादुर जी की रचना है, आप सभी को वही आंसर बताना है। कहाँ गई? शमशेर बहादुर जी की रचना है एक, डी वाली ऑप्शन, चांद से थोड़ी गप्पे। या किसकी रचना है? शमशेर बहादुर जी की, शमशेर बहादुर जी की रचना है। ठीक है, शमशेर बहादुर जी की। और इसी में कहा गया है कि हमको बुद्धि निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कौन सा टिकट लेता है? राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कौन सा टिकट लेता है? रूस का, फिनलैंड का, पाकिस्तान का, सिंगापुर का। आप सभी को आंसर फटाफट बताना है और फटाफट आंसर डालना है। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, तो वह फिनलैंड के टिकट लेता है। किसका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फिनलैंड के टिकट लेता है। और आप सभी को पता है कि एक पार्ट है जिसका नाम है टिकट एल्बम। ठीक है, टिकट एल्बम, जिसके रचयिता कौन है? सुमित अय्यर जी हैं। किसके? सुमित अय्यर जी ने अनुवाद किया है। ठीक है,
सुमित अय्यर जी ने अनुवाद किया है, और यह लिखी किसके द्वारा गई है? याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, थोड़ा आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन यह राजप्पा दो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कौन सा टिकट लेता है? तो फिनलैंड के लेता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ये तमिल लेखक हैं, तमिल लेखक, याद आ गया, तमिल लेखक हैं। कौन है? सुंदरा रामास्वामी। कौन है? सुंदरा रामास्वामी, सुंदरा रामास्वामी है। उस उन्हीं की रचना थी टिकट एल्बम। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? सुमित अय्यर जी ने किया है। किसने किया? सुमित अय्यर जी ने। याद रखना, बहुत मुश्किल से याद कर पाए हैं नहीं तो निकल गया था दिमाग से। पिता के पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम किससे संबंधित है? कृष्णा सोबती के, जवाहरलाल नेहरू से, एलेक्स एम जॉर्ज से, हेलन क्लेयर से। तो जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है पिता के पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया था। जो पिता के पत्र पुत्री के नाम, यही तो है, हाँ, पुत्री के नाम, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने से संबंधित है, ठीक है। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल प्रवास के दौरान इंदिरा गांधी को लिखे थे। किसको लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखे थे, इंदिरा गांधी जी को लिखे थे। तो आप लोग याद रखना, अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको लिखे थे, तो इंदिरा गांधी जी को लिखे थे। और किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। और पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विदेशिया का प्रचार किस बोली में हुआ? विदेशिया का प्रचार किस बोली में हुआ? आप सभी को बताना है। तो भोजपुरी बोली में हुआ, भोजपुरी बोली में हुआ। अगर आप सभी लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और बिहार की तैयारी करते तो एससीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी 6 to 8 में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो आप सभी का हवा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आंसर दें। क्योंकि आप सभी लोग मॉडर्न बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के जाते हैं जैसे, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक। इसमें पाठ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विदेशिया का प्रचार किस बोली से में हुआ है? ठीक है, तो भोजपुरी बोली में हुआ है। और आप सभी से पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और आता है। अच्छा, लोकगीत एक है, ठीक है। लोकगीत नामक एक एनसीईआरटी में पाठ है, ठीक। उसके रचयिता कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय है। तो याद रखना, लोकगीत के रचयिता कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। उसी से यह विदेशिया का क्वेश्चन दिया गया है। विदेशिया का प्रचार किस बोली में हुआ है? भोजपुरी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पर्णकुटी, क्या दोस्तों? पर्णकुटी करिहों कित हैं, पर्णकुटी करिहों कित हैं, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये आप सभी को बताना है। पर्णकुटी करिहों कित हैं पंक्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। यह आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। किशन किस कहानी का पात्र है? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किशन जो है किस कहानी का पात्र है? तो दादी माँ कहानी का पात्र है, ठीक है। दादी माँ किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 47 नंबर प्रश्न। रक्त और हमारा शरीर किस विद्या की रचना है? तो रक्त और हमारा शरीर किस विद्या की रचना है? तो निबंध रचना है। क्या है? निबंध विद्या की रचना है, रक्त और हमारा शरीर। अच्छा, आप सभी से पूछ लिया जाए कि रक्त और हमारा शरीर किसके द्वारा रचित है? तो यतीश अग्रवाल है। क्या, कौन है? यतीश अग्रवाल है, यतीश अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा यह रचित है। रक्त और हमारा शरीर यह निबंध विद्या की रचना है। बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न। चिड़िया की बच्ची शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर हाँ, रचनाकार का नाम बताना है आप सभी को। चिड़िया की बच्ची, तो आंसर बताइए आप सभी लोग। चिड़िया की बच्ची रचनाकार का नाम आप सभी को बताना, तो जैनेंद्र कुमार है। कौन है? जैनेंद्र कुमार है। आंसर आप सभी का ए सही हो जाएगा। और जैनेंद्र कुमार की और भी अगर देखी जाए तो फांसी हो गया, वातायन हो गया, नीलम देश की राजकन्या आप सभी का स्टेट में भी आता है, बिहार स्टेट जो दे रहे होंगे। नीलम देश की राजकन्या जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में यह याद जो आप सभी का कहानी है, ठीक है। तो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, नीलम देश की राजकन्या, ठीक। तो वह स्टेट में भी है। दो चिड़िया, पाजेब, सही जयसंधी, ये सब हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न। एक तिनका शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? एक तिनका शीर्षक कविता के रचनाकार आप सभी को बताना है। तो एक तिनका शीर्षक कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो आप सभी का आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, धनराज शीर्षक साक्षात्कार के रचनाकार कौन है? आप सभी को आंसर बताना है। धनराज शीर्षक साक्षात के रचनाकार कौन है? विनीता पांडे हैं। कौन है? विनीता पांडे। आप सभी का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा?
51 नंबर है, भारत की पत्नी का क्या नाम है? सॉरी, भरत की पत्नी का क्या नाम है? आप सभी को बताना है, उर्मिला नाम है। ठीक है, साकेत से उठाया गया प्रश्न है। किसके? साकेत से। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे इससे डिस्कशन करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन। महाराजा दशरथ के महामंत्री का क्या नाम था? महाराजा दशरथ के महामंत्री का नाम आप सभी को बताना है। वशिष्ठ नाम था, सुमंत नाम था, विश्वामित्र नाम था, मारीच नाम था। आप सभी को आंसर बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना इसका। ठीक है, महाराजा दशरथ के महामंत्री कौन थे? सुमंत थे। सुमंत आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष तक रहे? तो राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष तक रहे? तो 10 वर्षों तक दंडक वन में रहे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी को 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह 54 नंबर आप सभी को दिख रहा होगा। हालांकि कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस ना दिखाऊं, क्वेश्चंस देखने से आप लोग थोड़ा सोचेंगे अरे यार बहुत देर हो रहा है तो कैसे करेंगे, तो ये सब नहीं होता। आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है और हमारा काम है सॉल्व करवाना। सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? आप सभी को बताना है। अंगद, बाली, हनुमान, संपाति। तो कौन सा नाम था? बाली नाम था, जिसको राम जी ने चुपके से मारा था, चुपके से। चलो, भगवान राम की सेना में वह कौन सा वानर था? भगवान राम की सेना में वह कौन सा राम वानर था जो समुद्र तल पर पुल बना सकता था? तो समुद्र तल पर पुल बना सकता था, कौन था वो आप सभी को बताना है। नल और नील, नर और नील थे। ठीक है, आप सभी को आंसर यह मिल गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न। गंगा का विवाह शांतनु से हुआ। गंगा का विवाह किससे हुआ? शांतनु से। अगला प्रश्न यही है आप सभी का। ठीक है, चलिए। बिना प्रश्न खिंचाए, बिना प्रश्न स्क्रॉल किए आंसर दे दिए। गंगा का विवाह किससे हुआ? तो शांतनु से हुआ। चलिए, स्क्रॉल तो कर लेना था, अब ऐसे लगा कर दिया। ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, नीचे वाला पढ़ के आंसर दे दिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनका उत्तर बताना है सभी को। चित्रांगद, ठीक है, चित्रांगद और विचित्रवीर के माता पिता का क्या नाम था? आप सभी को बताना है। तो क्या नाम था? सत्यवती, शांतनु, ये माता पिता थे। ठीक है, सत्यवती माता थी, शांतनु क्या थे? पिता थे। तो चित्रांगद और विचित्रवीर ये दोनों लोग थे। और चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। रानी अंबालिका की दासी की कोख से किसका जन्म हुआ? रानी अंबालिका की दासी की कोख से किसका जन्म हुआ? आप सभी को आंसर बताना है। तो किसका आंसर हुआ? धृतराष्ट्र का, पांडु का, भीष्म का कि विदुर का? आप सभी को चारों में से ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर पॉज करके डालना है। विदुर का हुआ। रानी अंबालिका की दासी की कोख से विदुर का जन्म हुआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह रख करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह कथन किस पात्र का है? आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बताना है यह कथन किस पात्र का है। तो 59 नंबर प्रश्न है शायद, तो आप सभी को बताना आंसर। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। भीष्म का है, विदुर का है, धृतराष्ट्र का है कि शकुनि का है? तो धृतराष्ट्र का है यह धृतराष्ट्र का कथन है। ठीक है, कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ कहना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी का धृतराष्ट्र आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न। पांडवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? पांडवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? तो बताइए। धृष्टद्युम्न को बनाया गया था, भीम को बनाया था, श्री कृष्ण को बनाया गया था, युधिष्ठिर को बनाया गया था। जिन्होंने सही से महाभारत सीरियल भी नहीं देखा होगा तो उनको भी नहीं याद होगा, कहानी अगर पढ़ ली होगी तो याद रहेगा। तो धृष्टद्युम्न हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 61 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक का नाम बताइए। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक का नाम आप सभी को बताना है। तो बताइए, चलिए। लाख की चूड़ियाँ कहानी का लेखक का नाम कामतानाथ। क्या नाम है? कामतानाथ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपरोक्त विचार बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र के मन में उत्पन्न हुआ? लेखक के, बस ड्राइवर के? ठीक है, लेखक के, बस ड्राइवर के, या डॉक्टर मित्र के, कंपनी के हिस्सेदार के? तो लेखक के मन में यह उत्पन्न हुआ। ठीक है, व्यंग्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। भगवान के डाकिए शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो भगवान के डाकिए के शीर्षक की कविता के रचनाकार कौन है? अरविंद कुमार सिंह,
भगवती चरण वर्मा, रामदरस मिश्र कि रामधारी सिंह दिनकर? आप सभी को बताना है। तो भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है, यह कविता है उनकी, रामधारी सिंह दिनकर। अब पूछ लिया जाएगा भगवान के डाकिए किस विद्या की रचना है? तो कविता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, ठीक है। कामचोर शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम बताना है। कामचोर शीर्षक के कहानी के रचनाकार बताना है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा भगवान के डाकिए जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और अब आप लोगों को बताना है 64 नंबर प्रश्न, कामचोर शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो इस्मत चुगताई हैं। कौन है? इस्मत चुगताई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न, काढ़त गुहत निहावत झइयँ, ठीक है, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पचपच, देत न माखन रोटी, ठीक है। ये ऑप्शन आप ये बताना है आप सभी को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार का नाम बताना है आप सभी को। तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, सूरदास। डी वाला ऑप्शन आप सभी को आप सभी का सही हो जाएगा, सूरदास सही हो जाएगा, ठीक है। सूरदास नहीं, सूरदास के द्वारा यह रची गई पंक्तियाँ हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूरदास की जी की रचनाओं को अगर याद रखना तो ये पंक्ति याद रखना। सूर सागर साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर, लेखनी अनुपम चली, सारी रचनाएं इसी में है उनकी, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। हालांकि ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन चलिए नहीं पता है तो आप पता हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है आप सभी को बताना है। इंडिया, इंडस, इंद्रनील कि इंदु? सही बताना है आप सभी को आंसर, ठीक है। तो आप सभी 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। एक सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को 67 नंबर प्रश्न का। तो इंडस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। यह किस विद्वान की उल्लेखित कथन है? तो आप सभी को बताना है। तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर जी की उल्लेखित कथन है, ठीक है। तो आप सभी को यह याद रखना क्योंकि यह पूछा जा सकता है आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? आप सभी को बताया विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह की सती प्रथा? आप सभी को बताना है। तो सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। उक्त कथन किस लेखक के बारे में है? आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है किसके बारे में? तो हेलन केलर के बारे में। किसके बारे में? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलन केलर के बारे में। तो किससे लिया गया? आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, ठीक, उनसे लिया गया है। स्टोरी ऑफ लाइफ से उद्धृत है यह कथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत भाग के पाठ नौकर में श्रीमती पोलक कौन थी? बसंत भाग 1 के पाठ नौकर में श्रीमती पोलक कौन थी? आप सभी को बताना है। तो श्रीमती पोलक कौन थी? गांधी जी के मित्र की पत्नी थी। क्या थी? गांधी जी के मित्र की पत्नी थी पोलक। सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उक्त काव्य पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? त्रिधारा, उन्मादनी, मुकुल या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को आंसर बताना है। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप सभी को बताना है। काव्य संग्रह इनका मुकुल। एक तो याद करने में इनके क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े हैं काव्य संग्रह, तो इनका मुकुल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? मुकुल। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बार बार ध्यान रखिएगा। यह कथन बसंत भाग 1 किस पाठ से लिया गया है? बसंत भाग 1 किस पाठ से लिया गया? आप सभी को बताना है। संदेह हमें भी, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो पार नज़र, क्या हो गया? पार नज़र, ठीक, पार नज़र मतलब नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो पार नज़र से लिया गया है।
और इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। जयंत विष्णु नारिकल हैं, आप लोग सुन लीजिए, जयंत विष्णु नारिलकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह कथन प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ में किसका है? आप सभी को आंसर बताना है। तो यह है कृपाचार्य का यह कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है? तो व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण आप सभी को बताना है। व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण आप सभी को बताना है। आप लोग आंसर बताइए। कौन सा प्रश्न नंबर है पहले देख लीजिए। 75 नंबर पर हम 5 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है? आप सभी को बताना है। गद्यांश देख लीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग 74 नंबर प्रश्न तक कर चुके हैं। 74 नंबर प्रश्न तक रखते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हैं 5, आप सभी के 6 प्रश्न हैं, वो आप सभी के पैसेज से लिए गए हैं। तो लेकिन पैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप सभी का पैसेज बाद में भी करवा दिया जाएगा। 75 प्रश्न आप सभी के सब्जेक्ट से हैं, तो आप लोग उसका आंसर देखिए। और 74 प्रश्न आप सभी करवा दिए गए हैं। बाकी 6 प्रश्न आप सभी को अगले क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। शायद इस पीडीएफ में उसका कंटेंट नहीं है, कट कर दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा जैसे पीडीएफ बनाएंगे उसमें ऐड करके पहले उसी को डिस्कशन करेंगे, फिर आगे के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझेंगे इस बात को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है। आप ही जैसे जैसे इसको डील करेंगे वैसे वैसे आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे इनिशिएटिव स्टार्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा जरूर करिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे तो 100 जो है प्रैक्टिस सेट आप सभी के कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा, और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। कम से कम 40 से 45 दिन में आप सभी के 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोग